उससे उसका नाम पूछा जाता है। जब वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम योगेश मीणा है, यानी कि वो एसटी समुदाय से आता है, तो उसको भंगी, चमार, इस तरीके की गालियां दी जाती है। उसको कहा जाता है कि तुम रिजर्वेशन लेके यहाँ चले आते हो, यहाँ पे आके सीट बर्बाद करते हो, पॉलिटिक्स करते हो, अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी असली जगह क्या है। साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार इस देश के नौजवानों से, इस देश की जो मेहनत का सवाम है, उसे इतनी घबराई हुई है कि कोई छोटी सी बात कह रहा है तो किस तरीके से उसको एकदम उसका दमन किया जा रहा है, उसका सप्रेशन किया जा रहा है। कहा था कि तुम बांग्लादेशी हो क्या। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे किसी को सिर्फ उसके नाम के आधार पे बांग्लादेशी करार दे दिया जाता है। मुझसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा जामिया से क्या कनेक्शन है, या तुम मुस्लिम बच्चों को पढ़ाती हो या नहीं पढ़ाती हो, तो ये नहीं बोल सकता है। इस देश का इतिहास रहा है कि जब पब्लिक सेफ्टी बिल आया या काले कानून आए तो भगत सिंह ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। यानी ये तो हमारी विरासत का हिस्सा रहा है ना, कि अगर समाज के किसी एक तबके पे हमला होता है तो सबसे पहले ये नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसी देश को बनाने वाले उस देश के नौजवान होते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि 6 जून को आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको तस्वीरें दोस्तों राजधानी दिल्ली की दिखाई थी जंतर मंतर पर, जहां पर मजदूर संगठन के तमाम छात्रगण आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रगण थे। नौरीन भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, मैंने इनसे बातचीत भी करी थी। नौरीन के बारे में मैं बताऊँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय की ये छात्रा रही हैं, हाल फिलहाल में तमाम बच्चों को भी पढ़ाती हैं, और उसके साथ साथ ये वो क्रांतिकारी छात्रा या जेनजी जनरेशन की लड़की हैं जो हाल फिलहाल में जेल भी गई थी। क्यों नौरीन? जेल तो मैं नहीं गई थी। मुझे जो पूरा नोएडा का केस हुआ था उसको लेकर इलीगली अबडक्ट किया गया था, और मुझसे 8 घंटे तक लगभग पूछताछ की गई थी, और उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया था। लेकिन फंसाने का प्रयास था प्रशासन का। बिल्कुल फंसाने का प्रयास था, और वो मुझे फंसा इसलिए नहीं पाए क्योंकि जिस दौरान ये सारी चीज़ें हुई, नोएडा का पूरा प्रकरण हुआ, उस दौरान मैं नोएडा और दिल्ली में थी नहीं, मैं अपने गांव गई हुई थी, इसलिए इनके लिए वो मुश्किल था। लेकिन अभी भी जितना समझ में आ रहा है और जितना मुझे अलग अलग लोगों से पता चला है कि जो लोग अभी जेलों में बंद हैं, उनके जो NSA के डॉक्यूमेंट हैं या फिर जो अलग अलग FIR है, उसमें जानबूझ करके मेरा नाम कि ये इनको जानती हैं, ये उनको जानती हैं, उसमें मेरा नाम भी लिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि नौरीन का नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इन्हें मुख्य तौर पर टारगेट क्यों किया जाता है। जैसे मेरे कैमरामैन मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपका नाम की वजह से आपको मुख्यतः आरोपी करार दिया जा रहा था? जी बिल्कुल। जैसे जब मुझे यहाँ से UP STF के लोगों ने इलीगली मुझे एबडक्ट किया था, मेल पुलिसकर्मियों ने, तो उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम पूछा था, और मेरा नाम पूछ के मुझसे जो पहला सवाल उनका ये था, उन्होंने कहा था कि तुम बांग्लादेशी हो क्या। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे किसी को सिर्फ उसके नाम के आधार पे बांग्लादेशी करार दे दिया जाता है। मुझसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा जामिया से क्या कनेक्शन है, या तुम मुस्लिम बच्चों को पढ़ाती हो या नहीं पढ़ाती हो। तो ये सारे जो फिजूल के सवाल है, और जैसे पूरा जब नोएडा का आंदोलन भी शुरू हुआ था, उसके बाद से UP पुलिस ने जो लगातार कहानी बनाई कि इसमें पहले उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का षड्यंत्र है, फिर उनको जब पाकिस्तान का कुछ नहीं मिला तो नेपाल, अर्बन नक्सल, जो तमाम तरीके की कहानियाँ बनाई थी, अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये लगातार कोई नए कहानियां बना रहे हैं, नए षड्यंत्र। नौरीन जी, कहानी खत्म नहीं हो रही। जैसे हाल फिलहाल में नीट का घपलाखोरी, 22 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़, फिर CBSE ने जब वेदांत ने सवाल किया तो उसे पाकिस्तानी करार कर दिया गया, आपने देखा होगा। बिल्कुल। देखिए, ये सरकार ऐसी है कि यहाँ पे आप उससे ये पूछेंगे कि मुझे मिनिमम वेज क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा 10,000 तनख्वाह है, मुझे बढ़ा के दीजिए क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जब स्टूडेंट पूछेंगे कि नीट में अलग अलग परीक्षाओं में धांधली हो रही है, या इवन 10th या 12th क्लास का कोई स्टूडेंट आके सिर्फ ये बोल देगा कि देखिए CBSE का जो पेपर चेक हुआ है उसमें ये खामियां हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसको आप अर्बन नक्सल घोषित कर देंगे। उसको ये सरकार आतंकवादी अर्बन नक्सल घोषित करने पर तुली हुई है। यानी कि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार इस देश के नौजवानों से, इस देश की जो मेहनत का सवाम है, उसे इतनी घबराई हुई है कि कोई छोटी सी बात कह रहा है तो किस तरीके से उसको एकदम उसका दमन किया जा रहा है, उसका सप्रेशन किया जा रहा है, कैसे उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। और हम अभी पूरा जो नोएडा का भी प्रकरण हुआ, अभी जो पूरी नोएडा की घटना चल रही है उसमें भी देख रहे हैं। अभी 30 तारीख की घटना बहुत कम लोगों को पता होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज प्रीमाइसेस से, रामजस कॉलेज जो इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसके गेट के सामने से DU के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को UP STF के लोग बिना वर्दी में या बिना पुलिस लिए हुए वो वहाँ से उसको एबडक्ट करके ले जाते हैं। उससे उसका नाम पूछा जाता है। जब वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम योगेश मीणा है, यानी कि वो ST समुदाय से आता है, तो उसको भंगी, चमार,
इस तरीके की गालियाँ दी जाती है। उसको कहा जाता है कि तुम रिजर्वेशन लेके यहाँ चले आते हो, यहाँ पे आके सीट बर्बाद करते हो, पॉलिटिक्स करते हो, अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी असली जगह क्या है। योगेश के बारे में मैं बता दूं कि योगेश 10th और 12th में अपने स्कूल का टॉपर था। योगेश SRCC में इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। वो SRCC जहाँ पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं, जहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चों का भी एडमिशन नहीं हो पाता है, वहाँ योगेश ने पढ़ाई की और उसके बाद उसने कैंपस लॉ सेंटर में अपना एडमिशन लिया था। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और उसको चमार भंगी और इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है। डर का माहौल तो है, बिल्कुल डर का माहौल है, प्रशासन के अंदर डर का माहौल है। आप सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र को उसके ही गेट से उठा लिया जाता है और अभी फिलहाल वो जेल में है। हाँ, अभी उसको जेल में रखा गया है और जेल में भी जैसे उसके ऊपर जो केस दायर की गई है, जो पुलिस कह रही है कि अभी आपने कुछ दिन पहले जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे होंगे उसमें उनको पता होगा कि जैसे ही 13 तारीख को हिंसा की खबरें आई थी और लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया था, द कारवा करके एक पेज है, उसने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि कैसे इस पूरे मसले में जो SI बीना है और जो सुनील कुमार है, जो DCP का ड्राइवर अपने आप को बता रहा है, उसने इस दंगे को भड़काने का काम किया है। और वो स्टिंग ऑपरेशन योगेश ने किया था। वो स्टिंग ऑपरेशन योगेश के फ़ोन से हुआ था और इसीलिए उसको फंसाने के लिए अब सरकार और प्रशासन ये कहानी बना रही है कि देखिए योगेश और अनिल तो लगातार संपर्क में थे। योगेश ने अनिल को हायर किया था कि वो ग्रुप में मैसेजेस डाले। जब ग्रुप में अनिल ये मैसेज डाल रहा था कि मोदी आ रहा है, चक्का जाम करो, उसके तुरंत बाद योगेश ने ये मैसेज डाला कि भाइयों हमें ये सब नहीं करना है, हमें लोग हमें भड़काने की कोशिश करें, हमें अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है, जिसके स्क्रीनशॉट और जिसके वॉइस रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और अगर योगेश ने अनिल कुमार को हायर किया था तो हम तो यहाँ खुले तौर पर कह रहे हैं कि यूपी पुलिस कॉल रिकॉर्ड जारी करे, कॉल रिकॉर्ड साझा करे, पब्लिक डोमेन में लाए, बैंक अकाउंट लाए पब्लिक डोमेन में। जिन जिन छात्रों की गिरफ्तारी की गई, आप सोचिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वो तमाम छात्र जो पढ़ाई भी करते हैं और हर एक वर्ग की, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो पहलवान वर्ग हो, चाहे छात्रों के साथ घपलाखोरी का वर्ग हो, हर किसी के वर्ग के साथ वो लोग मजबूती से खड़े होते हैं। क्या इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस सरकार ने इस देश में ये नॉर्म बनाने की कोशिश कर रही है कि जब किसानों का आंदोलन होगा तो सिर्फ किसान बोलेंगे, CA/NRC का आंदोलन होगा तो इस तरीके के नैरेटिव फैलाए जाएंगे कि ये देखिए ये तो सिर्फ मुसलमान बोल रहे हैं, या फिर नीट के खिलाफ आंदोलन होगा तो देखिए सिर्फ स्टूडेंट बोलेंगे और कोई नहीं बोल सकता है, मजदूरों का आंदोलन होगा तो सिर्फ मजदूर बोले और कोई नहीं बोल सकता है। इस देश का इतिहास रहा है कि जब पब्लिक सेफ्टी बिल आया या काले कानून आए तो भगत सिंह ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। यानी ये तो हमारी विरासत का हिस्सा रहा है ना कि अगर समाज के किसी एक तबके पे हमला होता है तो सबसे पहले ये नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसी देश को बनाने वाले उस देश के नौजवान होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाज़ उठाए और वो उनके पक्ष में खड़े हों। हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारे पास वो मौका है कि हम उन मजदूरों की आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आज जो सरकार ये चाहती है कि आप भेड़ बकरी की तरह घर से कॉलेज आए, कॉलेज में अपना 75% अटेंडेंस पूरा करें और चुपचाप वापस चले जाए और कॉलेज के कैंपस में बंद रहे, उसको तोड़ने का काम किया इन छात्रों ने। और उसी की सजा इन्हें मिल रही है कि देखो अगर तुम भगत सिंह की बात करोगे, देखो अगर तुम ये बात करोगे कि तुम मजदूरों का साथ दोगे, तुम मजदूरों का समर्थन करोगे, तो तुम्हारी जगह जेल में होगी, तुम्हारे ऊपर NSA लगाया जाएगा। हाँ, जो बलात्कारी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो रेपिस्ट और जो तरह तरह के इस देश में गुनाह, इस देश को लूटने का काम कर रहा है, उसको हम लोग संसद में बैठाएंगे, उसको हम लोग समय समय पे पैरोल देंगे, उसको हम लोग समय समय पे बेल भी देंगे, उसकी सज़ा को माफ़ भी किया जाएगा। लेकिन अगर कोई इस देश में मजदूरों के लिए बोला, कोई इस देश में छात्रों के लिए बोला, कोई भी इस देश में जो खामियां हैं, ये जो भी चीज़ें ये सरकार के शासनकाल में हो रहा है उसके खिलाफ बोला, उसको हम लोग जेल में सड़ाएंगे, उसके ऊपर NSA लगाएंगे। यही तो सरकार का नियम है। जेनजी जनरेशन का गुस्सा ही है जो कॉकरोच जनता पार्टी बना लेता है और महज हफ्ते भर में 22 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। और देखिए लोगों में गुस्सा तो है और लोगों के गुस्सा अलग अलग ज़रिए से निकलता है। कुछ लोग उसको सोशल मीडिया के ज़रिए निकालते हैं, कुछ लोग जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट करते हैं। और उसी का एक ज़रिया है कि लोगों ने जब उनके सामने CGI ने इस तरीके की टिप्पणी की कि इस देश में जो RTI के एक्टिविस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं वो कॉकरोच हैं, वो पैरासाइट है, तो लोगों का एक ज़ाहिरा तौर पर गुस्सा था उस गुस्से को जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरीके के पार्टी के नाम पर फॉर्म दिया, लोग उनसे जुड़े। मतलब ये पार्टी बनना भी अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे लोगों के अंदर कितना भयंकर गुस्सा है, यूथ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर कितना गुस्सा है कि जैसे
वो नौकरी मांगे आप उनको पैरासाइट कॉकरोच बोल देते हो। यानी कि उनकी इस देश में कुछ हैसियत है या नहीं है। इस देश को वो बना रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं, इस देश को खड़ा करने वाले वो लोग हैं, और आप उनको कभी कॉकरोच, कभी पैरासाइट, कभी अर्बन नक्सल, कभी आतंकवादी, इस तरीके के तमगे दे रहे हैं, इस तरीके के शब्द आप उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें लोगों का गुस्सा ही नज़र आ रहा है, और ये गुस्सा भी कम नहीं होगा, ये गुस्सा और भी बढ़ेगा, क्योंकि सरकार इस तरफ, इसके समाधान की तरफ कुछ कदम नहीं उठा रही है। सरकार इसके उलट जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनका दमन कर रही है, और जितना दमन होगा उतना सरकार के खिलाफ लोग बोलेंगे, उतना लोग सड़कों पर आगे आएंगे। तो 6 जून को ये जो तमाम युवा हैं, जो जेन जी जनरेशन कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, कैसे देखती हैं आप इसे, कितना वाजिब ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस देश का संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, और जो लोग भी इस प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज करें, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने देखा, वो लोग कहीं भी ये नहीं करें कि आप आइए और तोड़फोड़ मचाइए, वो लोग खुद शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करें। इवन हम लोग भी कोई प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं तो सबसे पहले उसका पहला लाइन ये होता है कि हम वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हमें पता है कि हिंसा कराती ही प्रशासन और पुलिस है, ताकि प्रोटेस्ट का दमन किया जा सके। कभी भी कोई प्रोटेस्टर हिंसा का सहारा नहीं लेता है, क्योंकि उसको पता है कि हिंसा करेंगे तो सबसे पहले हमारे आंदोलन की बदनामी होगी। तो हिंसा कराने का काम पुलिस और प्रशासन का है। और जो लोग भी शांतिपूर्ण, बिल्कुल मैं तो ये कह रही हूँ कि दिल्ली में लोगों को ज़्यादातर संख्या में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में या बहुत सारे ऐसे गाँव, ऐसी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास वो जगह नहीं है, वो मौका नहीं है कि वहाँ से उनकी बात नेशनल लेवल पे फैल सके। लेकिन दिल्ली में हमारे पास जंतर मंतर जैसी एक जगह है, जिसको अब सिकुड़ के वहाँ भी परमिशन के लिए बात की जा रही है, वहाँ भी परमिशन अब लेना पड़ता है, वो भी 10 दिन पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो इस तरीके की जगह है जहाँ से अगर हम अपनी आवाज़ उठाएं तो बिल्कुल वो एक नेशन का मुद्दा बनेगा, वो एक मतलब राष्ट्र के उसमें आएगा कि हाँ देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पे कुछ हुआ। तो बिल्कुल दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली के जो कंसर्न सिटीजन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो ये और भी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि परमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो मैं वहाँ पर गई हुई थी, मैं बातचीत कर रही थी, जो 3 प्रवक्ता हैं, परमिशन की अभी भी समस्या आ रही है, वो परमिशन की समस्या जो अमूमन आप लोगों को भी आती है। देखिए, परमिशन की समस्या तो हमेशा रहेगी इस देश में, क्योंकि परमिशन, अगर अभी वहाँ पे संघ का कोई कार्यक्रम कराना हो, अभी वहाँ पे बलात्कारियों का कोई कार्यक्रम कराना हो, तो रातों रात उनको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन आपका कोई इस देश के आम स्टूडेंट्स और मजदूरों का कोई कार्यक्रम हो तो कोई परमिशन नहीं मिलते। इवन वहाँ का प्रशासन ये कहता है कि आप 10 दिन पहले आइए। अब बताइए, जब मुद्दा आज का हुआ है तो इंसान 10 दिन बाद क्या करेगा? तो परमिशन जो ये परमिशन का पूरा एक जाल बिछाया जाता है, और उसमें जिस तरीके से लीगैलिटीज़ के नाम पे लोगों को परेशान किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि लोग आए ही ना, लोग ये हताश हो जाए कि अरे भाई इसमें इतना होता है, अब क्या करेंगे, कुछ ही नहीं करेंगे, अपना सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि दिल्ली का जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, जहाँ पे आप जाके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, और लोगों को अपने जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और बिल्कुल लोग भी कोऑपरेट करते हैं। जब हम लोग भी वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं तो पूरा प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके ही करते हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, और ये मांग अब छोटी मोटी मांग नहीं रह गई। मैं ट्विटर हैंडल टटोल रही हूँ, इंस्टाग्राम देख रही हूँ, फेसबुक देख रही हूँ, हर जगह एक ही मांग है। इस मांग को कितना वाजिब मानता है आज का जेन जी जनरेशन? ये मांग तो पहली मांग होनी चाहिए। जैसे ये मांग है, इसको तो मांग लोगों के करने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब उनके शासनकाल में ही 70 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मतलब इस देश में पिछले कुछ सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो जाते हैं। मैं 7 सालों में 70 पेपर लीक हो जाते हैं। एक सिंगल पेपर आप ठीक से नहीं करवा पाते हैं, तो आपको तो सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि आपके ऊपर उन बच्चों की जिनकी मौत हो गई है, जिन्होंने आत्महत्या, वो आत्महत्या नहीं है, वो मर्डर है, वो इस सिस्टम ने उनको मारा है। तो आप उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए, तब लगेगा कि आप देशभक्त हैं। वरना तो आप अपने पद के लिए, आप अपने उस पद को बनाए रखने के लिए लगातार पेपर आउट हो रहे हैं और चुपचाप आप बैठे हुए हैं, और उसमें बली का बकरा कुछ लोगों को बनाया जाता है, जिनका ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी को दूसरे जगह भेज दिया जाता है। इससे देखिए कुछ होगा नहीं। पहली डिमांड सीबीएसई में क्योंकि पहला यही किया गया कि ट्रांसफ़र कर दिया गया, दिल की तसल्ली के लिए ट्रांसफ़र कर तो दिया गया। देखिए, पहला तो मतलब हम लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरा, एनटीए जैसी जो बॉडी है जो एक पेपर ठीक से नहीं करा रही है, उसको भंग किया जाए। तीसरा, जो प्रश्न पत्र होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसकी छपाई सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में हो, ताकि किसी की जवाबदेही हो। आपने एनटीए बॉडी बनाई है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। जब कोई जवाबदेही नहीं है तो वो तो
इस तरीके की चीज़ें जो गोरख धंधा है वो पैसों कमाने के लिए करेगा ही, तो बिल्कुल एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में, ताकि वहाँ से अगर पर्चा आउट हो तो सीधे सीधे उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सरकार के ऊपर जाएगी, सीधे सीधे एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर जाएगी। तो हम लोग तो ये 3 डिमांड रख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरा एनटीए जैसी जो बॉडी है उसको भंग किया जाए क्योंकि अभी इस देश में उसका कोई काम नहीं है, तीसरा कि जो प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसकी सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपाई की जाए। तमाम युवा जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगी नौरीन? मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए आज पूरे देश भर में लोग अपने मुद्दे को लेकर एकजुट हो रहे हैं, लोग मजदूरों का साथ दे रहे हैं, चाहे वो आकृति हो, हिमांशु हो, सृष्टि हो, योगेश हो, आदित्य आनंद हो, या सत्यम वर्मा, मनीषा, रुपेश रॉय जैसे लोगों, या फिर और भी पूरे देश भर में जो मजदूर आंदोलन में लोग हैं वो लोग, उन्होंने अपने एक आरामदायक ज़िंदगी छोड़कर उन्होंने ये रास्ता चुना है और उनकी आवाज़ को हमें लोगों तक पहुंचाने का काम भी हमारा है। तो इस मतलब खबर को और लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आज जो मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, स्टूडेंट के साथ हो रहा है उस पर रोक लगे और इनकी मांगों को माना जाए। पहली मांग तो सीधे तौर पर नौरीन कह रही है कि सबसे पहली मांग है हमारी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 जून को तमाम कॉकरोचेस राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई देंगे। प्रतिक्रिया आप लोग देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।